हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड हिंदी, सामान्य हिंदी जो परीक्षा से पहले की आपकी संपूर्ण तैयारी रहेगी। उसमें 1000 क्वेश्चन का हम सुपरफास्ट रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ये तीसरा सेशन रहेगा। यदि आप एसएससी जीडी के साथ साथ केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पैट एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में आपको 50 क्वेश्चन कवर कराएंगे। कितने? 50। और फटाफट अंदाज में इन क्वेश्चंस को कवर कराने वाले हैं। सेशन के 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको कमेंट करना है जो सही आंसर होगा उसको, फटाफट अंदाज में। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, तिल का ताड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तिल का ताड़ जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 दे रखा है, तुच्छ बात को महत्व देना। ऑप्शन दूसरा है, छोटी चीज को बड़ी कर देना। ऑप्शन तीसरा है, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना। ऑप्शन चौथा है, निर्लज्ज होना। तुच्छ बात को महत्व देना और यहाँ पर तिल का ताड़ करना का क्या अर्थ है मुहावरे का, ये आपको बताना है। दोस्तों फटाफट से आप आंसर कमेंट करेंगे और आंसर कमेंट करने का तरीका यही है कि यदि आपका पहला आंसर सही है तो पहला लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट सही है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड सही है तो सेकंड, थर्ड लिखेंगे, फिर फोर्थ लिखेंगे। इसी तरह से आपको अपना आंसर कमेंट करना है दोस्तों। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा कि तिल का ताड़ करना यानी मुहावरे का जो अर्थ है, तो वह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुच्छ बात को महत्व देना। तुच्छ बात को महत्व देना को ही मुहावरे की भाषा में तिल का ताड़ करना कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अक्षर बोध प्रणाली। अक्षर बोध जो प्रणाली होती है यानी प्राचीन प्रणाली से छात्रों का क्या होता है? वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है यानी क्रमबद्ध ज्ञान होता है। दूसरा है, विवरण दोष नहीं आ पाता है। तीसरा है, उच्चारण सब शुद्ध होता है। चौथा है, ये सभी। तो जो वाक्य अक्षर बोध प्रणाली, जो प्राचीन अक्षर बोध प्रणाली है, उससे छात्रों के अंदर में क्या बदलाव आता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो प्राचीन प्रणाली होती है उससे छात्रों को उच्चारण शुद्ध होता है। क्या होता है? उच्चारण शुद्ध होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का, कि अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों में उच्चारण शुद्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, सही वर्तनी क्या है? आपको सही वर्तनी क्या है ये बताना है। निवृत्ति, दूसरा है निवृत्ति, तीसरा है निर्वृत्ति, चौथा है निवृत्ति। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको चारों ऑप्शंस देखने हैं और कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों उसको बताना है आपको। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, जो भी आंसर सही है। आंसर 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे रखे, फटाफट से आंसर कमेंट करें कि सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है। तो दोस्तों निवृत्ति, ये दूसरा वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। निवृत्ति ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी यही है, ये वर्तनी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भुलक्कड़ में, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है? तो भुलक्कड़ में जो प्रयोग हुआ है वो किस प्रत्यय का है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है आउ, ऑप्शन दूसरा है अक, ऑप्शन तीसरा है अक्कड़, ऑप्शन चौथा है आक। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों अपना, जो भी आपका आंसर सही है। 1 सही है आउ, या 2 सही है अक, या 3 सही है अक्कड़, या 4 सही है आक। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो वह अक्कड़ यूज हुआ है। कौन सा? अक्कड़। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चीफ की दावत किसकी कृति है? फटाफट आंसर बताएंगे इसका। जो चीफ की दावत है किसकी कृति है? ऑप्शन 1 है कमलेश्वर, ऑप्शन 2 है राजेंद्र यादव, ऑप्शन 3 है दुष्यंत कुमार, ऑप्शन 4 है भीष्म साहनी। फटाफट इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। चीफ की दावत किसकी कृति है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट करें अपना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। जो चीफ की दावत लिखी है वह किसने लिखी है? भीष्म साहनी ने लिखी है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में जो प्रत्यय है वह कौन सा प्रत्यय है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो टिकाऊ में प्रत्यय है, छठवां नंबर क्वेश्चन है कि टिकाऊ में प्रत्यय है अक है, या अक्कड़ है, या आऊ है, या आड़ी है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका छठवें क्वेश्चन का। 1 2 3 4, जल्दी आंसर कमेंट करें दोस्तों कि टिकाऊ में प्रत्यय है कौन सा है? अक है, अक्कड़ है, आऊ है, या आड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टिकाऊ में आऊ।
आउ इसका प्रत्यय हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है करुण शब्द का विलोम क्या है, फटाफट बताएंगे करुण शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन एक है दयालु, दूसरा निष्ठुर, तीसरा निर्दयी, चौथा नीच। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। करुण शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है, दयालु है, निष्ठुर है, निर्दयी है या नीच है। फटाफट बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करुण शब्द का जो विलोम है वह निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सही वर्तनी है, बताएंगे आंसर। जो सही वर्तनी है वो कौन सी है। प्रत्यावर्तन एक है, प्रत्यावर्तन दूसरा है, प्रतिवर्तन तीसरा है, प्रत्युवर्तन चौथा है। फटाफट आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट करें दोस्तों कि इसमें से सही वर्तनी कौन सी है। एक प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रतिवर्तन और प्रत्युवर्तन। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यावर्तन एकदम से सही इसकी वर्तनी है, बाकी तीनों गलत हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है मानस के हंस के रचनाकार हैं। जो मानस के हंस जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, बताना है आपको आंसर। ऑप्शन एक है अमृत राय, दूसरा अमृतलाल नागर, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा दिनकर। जो रचना किसकी है फटाफट से आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। अमृत राय, अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा या दिनकर। जल्दी से आंसर कमेंट करें इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की रचना है मानस के हंस, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन है। इस सेशन में हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला है। इसमें 1000 क्वेश्चन को कराया जाएगा। हर सेशन में 50 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा और क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। सही से क्वेश्चंस को आंसर करें। तो यहाँ पर दे रखा है रचनात्मक लेखक की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताएंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन एक है निबंध, ऑप्शन दो अपठित, ऑप्शन तीन पद्य, ऑप्शन चार कहानी। फटाफट आंसर करेंगे इसका कि रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। ऑप्शन 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्य। पद्य जो है अर्थ ग्रहण करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा आपको बतानी है। ऑप्शन एक है गुलाब, ऑप्शन दो पौधे, ऑप्शन तीन चावल, ऑप्शन चार अंगूर। फटाफट आंसर बताएंगे इसका। समूहवाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है जल्दी से। 1 2 3 4 चार ऑप्शन हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंगूर। अंगूर जो है आपके समूहवाचक संज्ञा है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कर्म भूमि के लेखक कौन हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। कर्म भूमि जो है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन एक प्रेमचंद, ऑप्शन दो जैनेन्द्र, ऑप्शन तीन कमलेश्वर, ऑप्शन चार राजेंद्र यादव। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। प्रेमचंद हो जाएगा, जैनेन्द्र हो जाएगा, कमलेश्वर हो जाएगा या राजेंद्र यादव। कर्म भूमि के लेखक पूछे हैं यहाँ पर, जल्दी आंसर कमेंट करें। तो कर्म भूमि के लेखक हैं प्रेमचंद, रंगभूमि, कर्म भूमि और निर्मला, ये सभी प्रेमचंद की कृतियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है तुषाढ़ में कौन सी संधि है, बताना है तुषाढ़ में कौन सी संधि है। ऑप्शन एक है विसर्ग संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा स्वर संधि, चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर कि तुषाढ़ में कौन सी संधि है, बताएंगे आंसर। विसर्ग है, व्यंजन है, स्वर है या इनमें से कोई नहीं। तो इस दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। तुषाढ़ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है अनूढ़ा किसका पर्यायवाची है। जो अनूढ़ा है वह किसका पर्यायवाची है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन एक वृद्धा, ऑप्शन दो युवरी, ऑप्शन तीन प्रौढ़ा, ऑप्शन चार कुमारी। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों। अड़ूरा का जो पर्यायवाची आपको बताना है वृद्धा है, युवरी है, प्रौढ़ा है या कुमारी है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। जितने जल्दी आप आंसर कमेंट कर दोगे उतने जल्दी इसमें सीरीज में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अनूढ़ा का जो पर्यायवाची है वह कुमारी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 का कुमारी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसको मापा न जा सके उसके लिए अपरिमेय, अनुमेय, अनुपेय, अमापित या अपर। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। जिसको मापा न जा सके उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। एक ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए आंसर। बाहें खिलना मुहावरे का जो अर्थ है आपको बताना। ऑप्शन एक है बाल बिखर जाना, ऑप्शन दूसरा बगल झांकना, ऑप्शन तीसरा है बहुत खुश होना, ऑप्शन चौथा है कली खिलना। फटाफट आंसर करेंगे इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। बाल खिलना, बाल बिखर जाना, बगल झांकना, बहुत खुश होना या कली खिलना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत खुश होना। बाहें खिलना मतलब बहुत खुश होना, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जिसका कोई आकार नहीं होता के लिए आपको एक वर्ड यूज करना है, यानी कि एक शब्द प्रयोग करना है। वो कौन सा है? साकार है, सरोकार है, सराकार है या निराकार है। जिसका कोई आकार नहीं होता उसको क्या कहते हैं? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। साकार कहते हैं, सरोकार कहते हैं, सराकार कहते हैं या निराकार कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निराकार। जिसका कोई आकार नहीं होता है उसको निराकार कहते हैं। क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है? फटाफट से आंसर कमेंट करो। गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है। फटाफट कमेंट करेंगे कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में जो समास है वह कौन सा समास है। जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो गौशाला किसके लिए होती है? गाय के लिए शाला होती है। तो के लिए आ रहा है तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का तत्पुरुष समास गौशाला यानी गायों के लिए शाला हो गई, तो के लिए आ गया है तो समास तत्पुरुष कारक आ रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन एक है व्याकरण ज्ञाता, ऑप्शन दूसरा व्याकरण विशेषज्ञ, ऑप्शन तीसरा व्याकरण, ऑप्शन चौथा व्याकरण पंडित। फटाफट आंसर बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका कि व्याकरण जानने वाले के लिए क्या एक शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न तो व्याकरण ज्ञाता होगा, न व्याकरण विशेषज्ञ होगा और न व्याकरण पंडित होगा। इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? आपको बताना है कौन सा समास है उसमें दोनों पद मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ऑप्शन एक है कर्मधारय, ऑप्शन दूसरा है बहुब्री, ऑप्शन तीसरा है द्विगु, ऑप्शन चौथा है तत्पुरुष। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे कि दो शब्द मिलकर यानी दोनों पद मिलकर उसका एक अर्थ प्रकट करते हैं। कर्मधारय में करते हैं या बहुब्री में करते हैं या द्विगु में करते हैं या तत्पुरुष में करते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे इसका दोस्तों। तो दोनों पद मिलकर क्या करते हैं? एक अर्थ प्रकट करते हैं। बहुब्रीहि समास में ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी एकदम ऑप्शन दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है उर्वरा। उर्वरा शब्द का वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश। उर्वरा शब्द के लिए जो वाक्यांश है वह क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन एक है उपजाऊ भूमि, ऑप्शन दो है बंजर भूमि, ऑप्शन तीन है ऊसर भूमि, ऑप्शन चार है समतल भूमि। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आप 7 बजे का टाइम और ना भूलें दोस्तों। प्रतिदिन शाम को 7 बजे जीएस से रिलेटेड एक क्लास आती है, उसमें फैक्ट टू फैक्ट बात की जाती है और जो भी फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं उनको भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, शाम को 7 बजे पर प्रतिदिन 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 शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलती है जीएस की, वो आपको ज़रूर करनी है। वह हर एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है और एसएससी के लिए वो एसएससी जीडी के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उर्वरा शब्द की बात आती है तो उर्वरा शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? तो उपजाऊ भूमि के लिए यूज़ किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में भी। तो उर्वरा शब्द के लिए क्या वाक्यांश है? उपजाऊ भूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। जो शुद्ध बर्तनी है उसको चयन करना है दोस्तों। तो कौन सा शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? फटाफट से उसको बताना है। ऑप्शन एक है गूंगा, ऑप्शन दूसरा है गूंगा, ऑप्शन तीसरा है गूगा, ऑप्शन चौथा है गुनंगा।
फटाफट से आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, जल्दी से आंसर कमेंट करें दोस्तों। जो आंसर है आपका सही आंसर है, तो ऑप्शन सही आंसर है दूसरा गूंगा। गूंगा इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गूंगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, शुद्ध बर्तनी में नहीं है। आप क्या बोलते हो उस पर मत जाइए, शुद्ध बर्तनी को देखिए कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, फटाफट से बताना है। कुमुदिनी, दूसरा है कुमुदुनी, तीसरा है कुमुदिनी और चौथा है कुमदुनी। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों। ये भी डाउट में करने वाला क्वेश्चन आता है इसी तरह का कि आपको कौन सा बर्तनी की तरह से सही है। यदि आपने देखा है पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हो, अन्यथा आप गलत आंसर भी लगा सकते हो। तो सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सेशन में। तो निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, फटाफट बताएंगे। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो कुमुदनी, ये ऑप्शन जो तीसरा है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमुदनी। कुमुदिनी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो ये भी शुद्ध बर्तनी है, फटाफट से बताएंगे। सुसप्ति, सुसुप्ति, सुस्पति या सुसुप्त। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। शुद्ध बर्तनी आपको ध्यान रखनी है, शुद्ध बर्तनी का आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सुसुप्त, ये आपको याद रखना है। ये तीनों गलत हैं आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है आपको बताना है। कवि जो है, लेखक जो होता है, इसी तरह से कवि होता है। और कवि का स्त्रीलिंग क्या है फटाफट बताएंगे। कवियत्री, कवयित्री, कवित्री या कवित्री। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 जो भी आपका करेक्ट आंसर है फटाफट से कमेंट करें, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कवयित्री, कवयित्री ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वह कवयित्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, बताएंगे। बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कमेंट करें। इस सीरीज में 50 क्वेश्चंस को लिया गया है और वो भी फटाफट अंदाज में कराना है कवर, और 1000 क्वेश्चंस को इस सीरीज में समाहित किया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों भाववाचक है। क्या है, भाववाचक। बंधुत्व आ रहा है, क्या आ रहा है, बंधुत्व। तो आपको याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जो दे रखे हैं आपको उसमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द निकालना है। तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है और आशीर्वाद है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे कौन सा आंसर है। 4 ऑप्शन है, बिना देखे इनको आंसर आप कमेंट नहीं करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है वह 1 2 3 4 में से बताना है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आशीर्वाद जो लिखा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऑप्शन तीसरे की तरह इस तरह का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत। आप लिखते किस तरह से हो, तो शुद्ध लिखोगे तो शुद्ध याद रहेगा, अगर गलत लिखोगे तो गलत ही याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। इसमें युधिष्ठिर जो लिखा है वह किस तरह से लिखा जाएगा, ये आपको मिस्टेक यहाँ पर दे रखी है। तो ऑप्शंस नीचे दिए हैं। ऑप्शन 1 है युधिष्ठिर, ऑप्शन दूसरा है युधिष्ठिर ठिर, ऑप्शन तीसरा है युधिष्ठिर, ऑप्शन चौथा है युधिष्ठिर। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, गलत लिखा है, सही करना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निमिष शब्द का पर्याय है, निमिष शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है प्रकाश, दूसरा है छिद्र, तीसरा है छड़, चौथा है पूर्ण। फटाफट से आंसर कमेंट करें। जो निमिष शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पर निमिष शब्द की बात की गई है, तो प्रकाश है, छिद्र है, छड़ है या पूर्ण है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
छड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छड़। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न का जो पर्यायवाची होता है वह छड़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसका जिसका कोई पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसके लिए क्या कहते हैं? आपको बताना है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए क्या कहते हैं? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो प्रत्याशा, अपरिमेय, अनाहूत या अप्रत्याशित। फटाफट से करेंगे कि जिसकी कोई पूर्व से आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए क्या एक शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? प्रत्याशा किया जाता है, या अपरिमेय किया जाता है, या अनाहूत किया जाता है, या अप्रत्याशित? जल्दी इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी कोई पूर्व से आशा न हो वह अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव है वो आपको बताना है। क्या है गोधूम शब्द का तद्भव? गेहूं है, गाय है, गोबर है, या गोधन है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ये पिछले सेशन में भी मैंने क्वेश्चन रखा था, इसमें इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रहे रखें इसलिए ये रखा है। यदि आपने हमारे पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाएं, वहां पर आप इसको देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करें, वहां पर आपको सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो भी सेशंस हैं सब दिखाई दे जाएंगे। आप वहां से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बताएंगे दोस्तों इसका फटाफट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह गेहूं होगा। गेहूं को क्या बोला जाता है? गोधूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोधूम बोला जाता है। किसको? गेहूं को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आता है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जो निष्कपट है उसका संधि विच्छेद आपको करना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन एक है निष्कपट निष्धन कपट, ऑप्शन दो है निधन कपट, ऑप्शन तीन है निधन कपट, ऑप्शन चार है निष्धन कपट। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो भी इसका आंसर है जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। निष्कपट का संधि विच्छेद आपको करना है। तो निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा आपका वह निधन कपट होगा। क्या होगा? निधन कपट। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको बताना है कौन सा शब्द है उसकी वर्तनी सही है। अनुग्रहित, 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 अनग्रहित या अनुग्रहित। फटाफट से ऑप्शन कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। 1 2 3 4 जल्दी से कमेंट करें दोस्तों कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित, क्या कौन सी वाली अनुग्रहित सही है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों इसकी जो सेकंड नंबर की जो अनुग्रहित लिखी हुई है वह एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो शुद्ध वर्तनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आता है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो कौन सा है? दंत है, मूर्धा है, दंतालु है, या तालु है? फटाफट कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से आंसर कमेंट किया करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर दंत, मूर्धा, दांत, दंतालु और तालु। फटाफट से कमेंट कीजिए आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह तालु है। क्या है? तालु। जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो कहाँ है? तालु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग की बात की गई है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन एक है अत, ऑप्शन दूसरा है अ, ऑप्शन तीसरा है अते, ऑप्शन चौथा है अत्य। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द में आगे लगता है और प्रत्यय शब्द में पीछे लगता है। यहाँ प्रत्यय हो जाएगा प्रत्यय, और यहाँ उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। तो अत्यंत में शब्द में कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है दोस्तों? प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर अति जो है आपका, अति शब्द का प्रयोग अत्यंत में किया गया है, यानी ये अति क्या है? उपसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका क्या है? तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। ऑप्शन दूसरा है प्राणियों के पेट का एक अंग है, ऑप्शन तीसरा है पर्वत का शिखर है, ऑप्शन चौथा है पर्वत के पास की भूमि है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। इसका जो आंसर है आपका वह कौन सा है। तो उपत्यका किसको कहा जाता है? पहले भी बता चुका हूं एक बार। तो पर्वतों के पास की जो भूमि होती है, पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उपत्यका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड
ड का उच्चारण स्थान होता है, तो ड का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? कंठोष्ठ है, नासिक्य है, मूर्धन्य है या कंठ तालव्य है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? ड का जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिक्य होता है। क्या होता है? नासिक्य। रिवीजन करते जाइए फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, परीक्षा तुम्हारी नज़दीक है। तो इसका ड का जो उच्चारण स्थान है नासिक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? फटाफट बताएंगे। परिमाण बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। जो चार गज मलमल है उसमें कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है या सर्वनामिक है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा परिमाण बोधक होगा। क्या है? परिमाण बोधक। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शीश का तत्सम रूप है। शीश क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है, एक सीसा, दूसरा सिरा, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्षक। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो शीश है उसका तत्सम रूप क्या है? जल्दी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, शीर्ष बोले तो शीर्ष, शीर्ष यानी ऊपरी भाग। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास दे रखा है? जल्दी बताएंगे। कर्मधारय है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव है? फटाफट आंसर कमेंट करें दोस्तों। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास है। नेक्स्ट आता है, अर्थ स्वर, अर्ध स्वर है। तो अर्ध स्वर कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो य, व, ए, उ, रे, र या रे, श। फटाफट आंसर बताएंगे इसका। क्या आंसर हो जाएगा? अर्ध स्वर कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। जो अर्ध स्वर है पढ़ा है तो आपको जरूर बताओगे अर्ध स्वर कौन सा है। य, व है या ई, उ है या रे, ल है या रे, श है? जल्दी इसका आंसर कमेंट करें दोस्तों। तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? फटाफट बताएंगे। आगार है, ऑप्शन दूसरा प्राक्थन है, ऑप्शन तीसरा है पिष्ट पेषण है, ऑप्शन चौथा है प्रस्तावना। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। जो भी इसका करेक्ट आंसर है फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा आंसर है दोस्तों? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो आगार, प्राक्थन, पिष्ट पेषण या प्रस्तावना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पिष्ट पेषण। क्या है? पिष्ट पेषण। जो एक बात को बार बार दोहराता रहता है उसके लिए जो वाक्यांश आता है वह पिष्ट पेषण आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से संवर्ग में है। किस में, किस संवर्ग में है आपको बताना है बुद्धिहीन शब्द को। ऑप्शन एक है संज्ञा में है, ऑप्शन दूसरा विशेषण में है, ऑप्शन तीसरा सर्वनाम में है, ऑप्शन चौथा क्रिया में है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिहीन व्याकरण की, बुद्धिहीन जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? फटाफट बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो विशेषण में आता है। ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है दोस्तों। क्या बता रहा है? विशेषता। तो ये किस में आएगा? विशेषण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत से ईंट गिरी। तो छत से ईंट गिरी है यहाँ पर, ये आपको देखना है। तो क्या होता है? कौन से कारक में अलग होता है बताना है फटाफट। ऑप्शन एक है संबंध कारक, ऑप्शन दूसरा अधिकरण कारक, ऑप्शन तीसरा अपादान कारक, ऑप्शन चौथा संप्रदान कारक। जल्दी से आंसर कमेंट करें दोस्तों इसका। छत से ईंट गिरी है, पेड़ से पत्ता गिरा है, कौन सा समास हो कारक होगा? फटाफट बताएंगे। तो अपादान कारक होता है। अपादान का क्या होता है? अलग होना। अपादान का संबंध होता है अलग होने से। तो छत से ईंट अलग हुई है, पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, इसीलिए अपादान कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन आता है 45। महोर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। महोर्मी का, महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महत धन मर्मी, महाधन उर्मी। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा इसका? महोर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। जल्दी फटाफट बताइए इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाधन उर्मी। ऑप्शन चार एकदम राइट आंसर होगा, महाधन उर्मी। चौथा आंसर एकदम राइट होगा, महोर्मी का संधि विच्छेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समष्टि का विपरीतार्थ शब्द है, जो समष्टि का विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द आपको बताना है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन एक विशिष्ट, ऑप्शन दूसरा अशिष्ट, ऑप्शन तीन व्यष्टि, ऑप्शन चार अपुष्टि। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा इसका? समष्टि का विलोम शब्द बताना है यानी विपरीतार्थक बताना है समष्टि का।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका व्यष्टि होगा। व्यष्टि का जो विपरीतार्थक होता है वह समष्टि होता है। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आता है अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फटाफट बताइए कौन सा है पुल्लिंग शब्द। नदी है, इलायची है, पानी है या प्यास है? जल्दी फटाफट बताएंगे कौन सा पुल्लिंग शब्द है। जब भी आपको इस तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आता है तो उसका वाक्य बनाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, फटाफट बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी। पानी आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये आपको याद रखना है। बाकी के नदी, इलायची और प्यास ये तीनों स्त्रीलिंग रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, श्याम धीरे धीरे चलता है। कौन चलता है धीरे धीरे? श्याम चलता है। तो धीरे धीरे शब्द क्या है आपको बताना है। फटाफट क्वेश्चन एक है, ऑप्शन है फर्स्ट, क्रिया विशेषण है या क्रिया है या विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है। तो धीरे धीरे को क्या बोल सकते हैं आप? बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वह चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, हरियाली शब्द है। हरियाली शब्द क्या है? फटाफट आपको बताना है। कौन सी संज्ञा रहेगी हरियाली? तो जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा है? फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। जो हरियाली है कौन सी संज्ञा है? तो वह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन तीसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन तीसरा। हरियाली शब्द का जो कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक नहीं है, समूहवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर सही वर्तनी का शब्द आपको बताना है। ज्योत्सन आ गया, ज्योत्सना आ गया, ज्योत्सना आ गया या ज्योत्सना आ गया? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि आपको एक जैसे लगते हैं आपके एक बोलने के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका सही शुद्ध वर्तनी क्या है याद पढ़कर जाओगे तो सही करके आओगे। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन ज्योत्सना जो लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको, इस तरह से लिखा जाता है ज्योत्सना। बाकी तीनों ऑप्शन एकदम से गलत आंसर हैं। चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले नेक्स्ट सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप मैथमेटिक्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैथमेटिक्स की वीडियो सेशन अपलोड किए जाते हैं, उसमें कि शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट मेथड भी बताए जाते हैं ये आपको। और एक बात और आपको बतानी है कि शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें, जिसमें कि जीएस और जीके को फैक्ट टू फैक्ट क्लियर करवाया जाता है। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होते हैं उनको भी उसमें लिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।